Good morning all. Good morning everyone. चलिए भाई, लास्ट में जो हम सरफेस टेंशन की बात शुरू किए थे उसी को देखें। थोड़ा सा ब्रीफ में रीकैप कर लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस फिनोमेना होती है। सरफेस टेंशन इज नथिंग, इट इज सरफेस फिनोमेना। सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स होता है बाकी मॉलिक्यूल्स द्वारा वो डाउनवर्ड होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स बाउंड्री पर बैठे हुए हैं दे आर अनस्टेबल, तो उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से वहां एक खींचतानी सी रहती है, एक टेंशन रहती है। जो वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है वो भी अंदर आना चाहते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि जितना कम से कम सरफेस एरिया किया जा सके वो हो जाए। तो इस सरफेस एरिया को कम करने की जो जिद्दोजहद है इसी को हम कह सकते हैं, समझने के लिए, याद रखने के लिए, इट इज सरफेस टेंशन, जो सिर्फ सरफेस पर होगी। फिर न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से हमने बात करी थी, फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें कई बार फोर्स निकालना होता है तो आप लिक्विड की सरफेस टेंशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? लेंथ से। लेंथ क्या है? जो भी बॉडी आपने रखी है आप ऐसा समझ लीजिए उसका पेरीमीटर है, ऐसा भी समझ सकते हो। ये कुछ एक चीजें मैं एडिशनल बताता हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन करते समय आपके छोटे मोटे डाउट है कि क्या लेना है, उससे आप बच सकते हैं। तो एल आप पेरीमीटर इमेजिन करके आप देख सकते हो। ठीक, जैसे हमने निडल की बात करी थी, तो निडल को देखोगे तो ये एक साइड में, ये दूसरी साइड हो जाएगी। ये जो है इट इज ऑल्सो 2r, लेकिन अपन इसको कंसीडर नहीं कर रहे होते क्योंकि 2r इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपैरिजन टू l। ठीक, तो जब हम निडल के लिए लिखते हैं तो निडल के लिए कितना फोर्स लिखा जाता है? फॉर निडल तो फोर्स लिखा जाता है T इंटू पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2l, क्योंकि 2r को हम कंसीडर नहीं कर रहे होते, ये दोनों नेग्लिजिबल है। ऐसे हम रिंग वगैरह की बात किए थे, डिस्क की बात किए थे। कुल मिला के आप जब से आपसे फोर्स जब पूछा जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो आप फोर्स के लिए टेंशन को मल्टीप्लाई करते हो लेंथ से, और लेंथ देखने के लिए एक तरीका है कि आप पेरीमीटर देख लीजिए। पेरीमीटर विच इज एक्सपोज्ड, वो जगह जो एक्सपोज्ड हो रखी हो किससे? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो चलिए अब इस पर कुछ एक क्वेश्चन जो रह रहे थे वो भी ट्राई कर लेंगे। तो कई तरीके की हो सकती है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकती है। रिंग होगी तो अंदर वाला पेरीमीटर भी क्या होगा? एक्सपोज्ड हो रहा होगा, तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन करेंगे फिर से, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन देखें कुछ एक। देखें क्या बोला गया है। इफ अ सोप फिल्म is formed on the frame, then find radius of wire to maintain a equilibrium। कि भाई ये जो वायर है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा हो? एक तो इसका खुद का mg लगेगा, और दूसरा ये जो सरफेस है, ये जो फिल्म है, ये सरफेस टेंशन कैसे क्या चाहिए? अपने एरिया को कम करना, तो एरिया को कम करना चाहिए, तो ये फोर्स आएगा ऊपर। तो इक्विलिब्रियम है तो मैं लिख रहा हूं mg इक्वल टू दिस फोर्स। अब आगे आप इसमें सॉल्व करिए। इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो नेट फोर्स जीरो, उस पे लगने वाला फोर्स एक mg होगा, और एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगाएगी सोप फिल्म इसके ऊपर, दोनों बराबर होंगे। सोप फिल्म अब आपको चाहिए होगा m लिखना। m होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सिलेंड्रिकल वायर इमेजिन करते हुए इसका आप मास लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच में सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच इंटू एफ। अब F क्या लिखोगे? F लिखा जाएगा दैट इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जब लिखोगे तो T इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? L। ठीक, अब जब आप इसके आगे सॉल्व करना शुरू करोगे, उसको जाने से पहले एक छोटी सी बात या ध्यान रखने वाली बात होती है कि यहाँ सरफेस टेंशन जो है वो किस वजह से आ रही है? क्योंकि सरफेस अपने आप को स्क्वीज करना चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो बात है कि कितने सरफेस यहाँ पर होंगे। तो जब भी फिल्म लिखा होता है, फिल्म, फिल्म का मतलब होता है एक तरीके से एक पतली सी झिल्ली है जो दोनों तरफ से एक्सपोज्ड हो रही होगी। आप फ्रेम को भी सामने से देख रहे हो, बैक साइड से देखोगे तो वो भी एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड हो रही है, सामने से देख रहे हो तो वो भी एक्सपोज्ड हो रही है। फिर किसी मन में डाउट आता है वो तो बहुत पतली सी होगी। नहीं, इमेजिन करो एक पतली सी कॉपी, एक कॉपी को इमेजिन कर लीजिए, एक बुक इमेजिन करिए, बहुत ही बिल्कुल आपको
एक बुक मिली बहुत ही पतली है, लेकिन स्टिल उसके अंदर 2-4 पेजेस तो होंगे। तो ये जो लेयर है हमको नेकेड आई से तो ऐसा लग रहा है बहुत पतली सी है, सिर्फ एक सरफेस हुई, एक सरफेस नहीं है, इनफाइनाइट सरफेस होंगी। ये सरफेस सामने से आपको दिख रही है, तो ये वाले मॉलिक्यूल भी अपनी सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और ये वाले मॉलिक्यूल जो बैक साइड होंगे ये भी। और इसके अंदर जो बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें सरफेस टेंशन नहीं होगी। सरफेस टेंशन केवल कहाँ होती है? सरफेस पर। तो डाउट ये लगता है कि ये तो बहुत पतली सी फिल्म है, पतली तो है लेकिन स्टिल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो देयर आर नंबर ऑफ लेयर्स। तो हम बात कर रहे हैं सामने वाली और आखिरी वाली, तो ये दो सरफेस होंगी विच आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो इन दोनों सरफेस पे टेंशन होंगी। तो टेंशन जो हम लिख रहे हैं वो इस तरीके से लिखा जाता है 2। ये जो 2 का फैक्टर है, ये 2 का फैक्टर हमेशा किस तरफ आता है? जब भी आपको क्वेश्चन में सोप फिल्म दे रखी हो या फिल्म, सोप फिल्म आ गई तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि कितने सरफेस एक्सपोज हो रहे होंगे? 2 सरफेस एटमॉस्फेयर से। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लें। डेंसिटी उसने दे रखी है 5/5, पाई एज इट इज। आर हमको निकालना है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 हो गया, 2। टी का वैल्यू उसने दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ बस आपको अब इसे सॉल्व करना है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 तो कितना मिलेगा? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ यही आएगा शायद आर। इसका अंडर रूट लेना होगा आपको, ये आ रहा है √2 इंटू 10⁻⁻², या बोल सकते हैं √2 सेंटीमीटर, ये आंसर। तो जो वायर है, इस वायर को इमेजिन करें सिलेंडर की तरह होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? πr²। कैसे आता है वो? ये होता है πr²। और ये जो इसकी लेंथ होती है h, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। यहाँ h को हमने कितना ले रखा है? l, तो πr²l एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखें। रिजिड रिंग, एक रिंग है और एक डिस्क है, बोथ व्हेन जेंटली प्लेस्ड ऑन वाटर, दोनों को वाटर पे रखा गया है, मैनेज टू फ्लोट ऑन ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट कर पा रही है। ठीक, तो पूछा जा रहा है बोथ द रिंग एंड डिस्क हैव सेम रेडियस, अगर दोनों की रेडियस सेम है तो उनके मासेस के बारे में आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो रिंग और डिस्क, कल बात हुई थी अपनी इनके बारे में। जब रिंग लेते हैं आप तो एम जी कितने को बैलेंस करता है? तो एम जी बैलेंस करता है 2πr तो होगा ही, लेकिन ये दो होगा, एक आउटर वाला और एक इनर वाला, m2g। m2g जब लिखोगे तो लेंथ 2πr रहेगी, अंदर तो कोई है ही नहीं, सिर्फ यहाँ मिलेगा हमें सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। लेकिन रिंग के केस में आपको आउटर लेयर पर भी मिलेगा और इनर लेयर पर भी मिलेगा, इसलिए 2 का फैक्टर आ जाता है। तो जब आप रेशियो लोगे तो आप ऐसा बोल सकते हो इट इज 2, यानी मास ऑफ रिंग विल बी ट्वाइस ऑफ मास ऑफ डिस्क। आ गई बात समझे? सिंपल सा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैक्सिमम वेट ऑफ निडल विच कैन फ्लोट ऑन वाटर हैविंग सरफेस टेंशन। निडल की बात हो रही है कि निडल, जो हम कल बात किए थे कि थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके दिखाता है कि थोड़ा सा इसको दबाया इसने, तो इसने वही पूछा है कि ये जो निडल है इसका वेट कितना होगा। तो हमने कल बात करी थी कि एम जी है और टेंशन जो फोर्स लग रहे होंगे टी, टी, एल, एल, इसके कंपोनेंट किए थे अगर याद हो आपको। तो ऐसा लिखा था 2T_L sin थीटा अपॉन इक्वल टू एम जी। अब मैक्सिमम बात चल रही है तो साइन थीटा को हम 1 मान लेंगे, तो 2 टी का वैल्यू 0.073 इंटू एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, एम जी हमको चाहिए मैक्सिमम, निकाल लीजिए, सिंपल सा है ये तो। ठीक भाई, तो ये सब ब्रीफ में रिकैप है जो कल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उससे रिलेटेड है। ठीक,
वेट बताना है, वेट बताना था तो mg कंप्लीटली बताना, सिर्फ मास नहीं बताना है। वेट पूछा है उसने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैक्सिमम वेट, वेट मतलब होता है mg, mg को फाइंड करना था इसमें। आंखें और दिमाग दोनों खोलकर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा नहीं कि बस चालू हो गए। चलिए अब ये सारे क्वेश्चन हो गए कल से रिलेटेड थे जो रह रहे थे, अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, अब नेक्स्ट सरफेस एनर्जी की तरफ आते हैं। सरफेस एनर्जी अल्टीमेटली जो हमें बात करनी थी कि भाई सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो कितनी ज्यादा है उस पर अगर बात किया जाए तो हमने बोला एक यहाँ पर कंसीडर किया एक फिल्म है, ये सोप फिल्म है। सोप फिल्म है तो इस पर टेंशन होगी टी, तो इस वायर पर ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, टी इंटू एल। कितना फोर्स लगाएगा ये, टी इंटू एल। और जैसा कि बात हो रही है कि भाई दो सरफेस होती हैं, जब भी हम फिल्म लेते हैं हमने क्या किया, एक वायर फ्रेम लिया, ऐसे इमेजिन कर सकते हो इसको, और आपने इसको पकड़ के क्या किया, डिप करा दिया किसमें, सोप सॉल्यूशन में। मान लो, इमेजिन करो आपने बाल्टी ली, बाल्टी में डिटर्जेंट मिलाया, डिटर्जेंट मिलाया तो वहां पर सर्फ बन गया, और फिर आपने क्या किया, इसको डिप कर दिया किसमें, आपने उस बकेट में डिप किया, और जब बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या जम चुकी, यहाँ पर क्या आ चुकी होगी, वो फिल्म। करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकली से। तो अगेन ये कितनी जगह से एक्सपोज होगी एटमोस्फेयर में, दो जगह से, एक फ्रंट से और एक बैक साइड से। तो कितने फोर्स आ जाएंगे इसके ऊपर, टीएल फ्रंट से और टीएल बैक साइड से। आ गया इतना समझ में। अब क्या बोला जा रहा है कि इसको आपने क्या करवाना है, इसको dx नीचे की तरफ खींचना है। तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, क्योंकि लिक्विड तो करने नहीं देगा, लिक्विड तो अपने को क्या करना चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप इसका एरिया बढ़ाना चाहते हो, स्लोली एरिया बढ़ाते हैं, dx एरिया, dx लेंथ नीचे लाएंगे तो हमें नया एरिया मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा, ध्यान से समझ लीजिए सरफेस एनर्जी कैसे हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई आपने क्या किया, ऐसे डिप किया, एक सोप फिल्म तैयार हो गई, ठीक, आपने डिप किया, एक सोप फिल्म बन जाएगी इस वायर पर। तो सोप फिल्म जब बनेगी, एक फ्रंट से एक बैक से, जो अभी बता रहे थे, एक पतली सी बुक व्हील होगी तो उसके अंदर कई सारे पेजेस होंगे, तो फ्रंट वाला बुक का पेज और लास्ट वाला बुक का पेज अलग अलग होगा। देखने से फिल्म बहुत पतली लगती है, लेकिन इन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो उसके बीच में कई सारे लेयर्स और होंगी। तो हम बात करते हैं टू का फैक्टर क्यों लगाते हैं, टू का फैक्टर वहां लगेगा जहां फिल्म होगी। तो ये वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम को आपने डिप किया डिटर्जेंट सॉल्यूशन में, और जब बाहर निकालोगे तो आपको इस वायर पे एक पतली सी सोप फिल्म की एक झिल्ली नजर आएगी, एक सामने से और एक बैक साइड से। तो सामने और बैक साइड से डाउट ये आता है कि वो तो एक ही है, एक नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो वहाँ कई सारी लेयर हैं, तो एक फ्रंट की लेयर, एक बैक साइड की लेयर, जो एटमोस्फेयर से एक्सपोज हो रही है, दोनों पर होंगी सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फोर्स दोनों साइड से मिलेगा, टी इंटू एल, टी इंटू एल, तो टू टी एल का फोर्स मिलेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई इस वायर को नीचे की तरफ करना, यानी एरिया बढ़ाना इस फिल्म का, तो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वही एक्स्ट्रा वर्क सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अब वो वर्क कितना करना पड़ेगा, एडिशनल वर्क की बात करें तो वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट वो कितना होगा, ध्यान दें, तो वो होगा कितना फोर्स उसे लगाना पड़ रहा है, वेरी स्लोली। तो कम से कम हमें जो फोर्स अपोजिशन का मिल रहा है 2tl इतना तो लगाना पड़ेगा। और इसको हम कितना डिस्प्लेस करा रहे हैं, ध्यान दें, तो इसको कितना डिस्प्लेस करा दिया हमने, dx। तो ये क्या लिखा है मैंने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 2tl जो एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया है, और कितना डिस्प्लेस करा रहा है वो, dx। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहे हैं, देखें ध्यान से, 2t, अब ध्यान से देखें, एल डी एक्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल डी एक्स। अब एल डी एक्स क्या होगा, एरिया। एल डी एक्स क्या बन जाएगा, एरिया, ये नया एरिया। एल डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, न्यू एरिया फॉर्म। इसको थोड़ा सा और बदला हमने, टी इंटू टू एल डी एक्स। ध्यान से देखें, टू टाइम्स ऑफ एल डी एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आपने वायर को नीचे खींचा है तो फ्रंट से आपको नया एरिया कितना दिखा, एल डी एक्स। इतना ही एरिया किस तरफ भी होगा, बैक साइड भी होगा। पहले लेयर जो फिल्म की लेयर थी वो यहाँ तक थी, अब आपने जब इसे एक्सटेंड किया तो ये सामने से आपको नया एरिया दिखा, तो ऑब्वियस है बैक साइड वाली जो लेयर थी उसका भी तो एरिया बढ़ा। तो टोटल जो वर्क लिखा जाता है, तो टोटल वर्क कितना लिखते हैं, दैट इज कि टेंशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
टेंशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना आपने नया एरिया तैयार किया है, डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब क्या है? चेंज इन एरिया। लेकिन अगर आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझे, न्यू एरिया फॉर्म। न्यू एरिया कितना फॉर्म हुआ, या बोले कितनी नई लेयर आपको दिखने लगी जो एक्सपोज हो रही है एटमॉस्फेयर से। तो एक सामने से एक्सपोज हुई एलडीएक्स, एक पीछे से एक्सपोज हुई एलडीएक्स, तो टोटल चेंज इन एरिया, ये वर्क है। और यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, सभी का फॉर्मूला सेम लगता है, टी डेल्टा है। टी मतलब सरफेस टेंशन, डेल्टा है मतलब न्यू एरिया फॉर्म, चेंज इन एरिया। पहले इतना एरिया था इनिशियल, अब ये नया एरिया हो गया फाइनल, तो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन 2 का फैक्टर आएगा। सामने से आपको इनिशियल एरिया दिख रहा है, सामने से आपको फाइनल दिख रहा है, तो डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा कैसे लिखोगे? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अगर ये सोप फिल्म है, अगर ये सोप फिल्म है, तो कितनी सरफेस होंगी एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर? 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करके रखा होगा? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। लो आया। तो हमने बोला कि भाई लिक्विड सरफेस में कितना फोर्स लगा रहा था? 2TL। तो एक्सटर्नल एजेंट भी उतना ही, मान लो ये 100 न्यूटन है, तो एक्सटर्नल एजेंट 100 न्यूटन 0.00 भी 1 लगा देगा, तो हम उसे डिस्प्लेस करते जा रहे हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ। तो ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया 2TL। 2TL जो नजर आ रहा है ये इक्वल, ये लगाया फोर्स किसने है? फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स इनटू dx। अब फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है वो ठीक सेम मैग्नीट्यूड का लेते हैं जो हमें अपोजिशन मिल रहा था। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, टी इंटू डेल्टा ए। अब इसमें कई सारी बातें होती हैं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे। तो यू का मतलब क्या है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, जो नई एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक, अब देखें, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं कि भाई आपको एक ड्रॉप तैयार करनी है। ड्रॉप तैयार करनी है तो इनिशियल एरिया कितना होगा? 0 होगा। फाइनल एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। ये ड्रॉप है। ड्रॉप है तो इमेजिन करें अंदर तो लिक्विड है, एक बूंद है, तो बूंद का कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है? केवल बाहर वाला, तो चेंज इन एरिया कितना होगा सिंपली उसके लिए? 4πr²। तो जब आप लिखोगे वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क के लिए क्या होता है? टी इंटू डेल्टा है, ये हो जाएगा। वर्क किस चीज के फॉर्मेशन के लिए? ड्रॉप के लिए। ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ड्रॉप का। यहीं पर आपको अगर सोप बबल, सोप बबल कैसे? सोप बबल के लिए आपने कई बार देखे हो, मेले में जब जाते हैं तो मेले में आपने वो देखा एक छोटा सा वो एक डिब्बी सी होती है, तो बंदा उसमें डिप करता है, ऐसा एक वायर सा होता है इस तरीके का, डिप करता है, जब बाहर निकालता है तो यहाँ पर सोप की फिल्म बन चुकी होती है, आपने देखा होगा। और फिर वो उसको फूंक मारता है, फूंक मारता है तो यहाँ से फिर वो छोटे छोटे बबल निकलने लगते हैं, अगर आपने इमेजिन की हो ये सिचुएशन। आप ये देख सकते हैं, कई जगह देखने को मिलता है, घर में भी कर सकते हैं। एक छोटे से कटोरी में या छोटा सा गिलास लेके उसमें बनाइएगा डिटर्जेंट डाल के, और फिर उसमें एक पतला सा वायर लेकर ये बनाओगे, तो जब बाहर निकालोगे तो उसे फूंक मारोगे, बबल बनते चले जाते हैं। मेले में देखने को मिलते हैं, बच्चे खूब खेलते हैं इससे, है ना। तो ये सोप बबल है। सोप बबल क्या होता है? सोप बबल का मतलब होता है अंदर भी एयर होगी और बाहर भी क्या होगी? एयर। अंदर भी एयर होगी, बाहर भी एयर, तो कितनी सरफेस कांटेक्ट में आएंगी? तो ऐसा लगता है कि सर ये जो सरफेस है बहुत पतली है। अगेन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाइए, अंदर से भी एक्सपोज हो रहा है तो अंदर वाले मॉलिक्यूल पर भी सरफेस टेंशन होगी, और बाहर से भी एक्सपोज हो रहा है तो बाहर वाले पर भी क्या होगी? सरफेस टेंशन। तो जब इसके लिए आप टी इंटू डेल्टा ए लिखते हो, जब इसके लिए आप टी इंटू डेल्टा ए लिखते हो, तो डेल्टा ए में 2 का फैक्टर आता है। डेल्टा में किसका फैक्टर आता है? 2 का। तो यहाँ से फॉर्मूला दिख जाता है 8πr²। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल फॉर्मूला तो है। वर्क कितना होता है? टी इंटू डेल्टा है। ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है कि अगर सोप फिल्म की बात हो, सोप बबल की बात हो, तो जब आप डेल्टा ए लिख रहे हो तो उसके साथ एक 2 का फैक्टर और चलेगा हमेशा। ठीक, अब एक छोटा सा और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पहले से बबल है उसकी रेडियस बढ़ानी है, तो बहुत अच्छी बात है, पहले से बबल है R1 रेडियस का, उसकी नई रेडियस कर देनी है R2। एरिया में कितना चेंज आएगा? नई हो गया एरिया 4πr², पहले वाला था 4πr1²। क्योंकि यहाँ पर बबल की बात चल रही है तो यहाँ पर कितने का फैक्टर आएगा? 2। बबल अगर आ रहा है तो बबल का मतलब होता है अंदर भी एयर और बाहर भी एयर हो गई, तो कितने का फैक्टर आएगा? 2 का।
तो इसमें जो कंफ्यूजन रहता है कि कब टू का फैक्टर लेना है नहीं लेना है, उसका सिंपल सा एक ट्रिक है। आप जिस भी चीज की चर्चा कर रहे हो उसको इमेजिन करो दिमाग में और सोचो उसके अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो कितने सरफेस हो जाएंगे? दो। अगर वो दोनों तरफ से एक्सपोज हो रहा है एटमॉस्फेयर से या एयर से तो दो सरफेस, केवल एक तरफ से एक्सपोज हो रहा है तो केवल एक सरफेस लोगे। आ रही है बात समझ में? तो वर्क डन का फॉर्मूला टी इंटू डेल्टा है, डेल्टा इज चेंज इन एरिया, कितना बदलाव कर रहे हो, और टू का फैक्टर लगाना है नहीं लगाना ये आपको एक बार देखना पड़ेगा कि किस पे चर्चा हो रही है। अगर ऐसी वस्तु पे चर्चा हो रही है जो दो तरफ से एक्सपोज हो रही है एयर के साथ, तो आपको फिर क्या करना होगा? आपको फिर क्या करना पड़ेगा? टू का फैक्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए अब इस पर और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसको और देख लें, फिर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। कि भाई एक बड़ी ड्रॉप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार यूज होता रहता है कि बड़ी ड्रॉप छोटे में कन्वर्ट हुई, ये एक वन वे, या फिर हो सकता है बोल दे कि छोटी मिलकर क्या हो जाए? बड़ी। एक ही बात है, बड़े से छोटे में जाओ या छोटे से बड़े में आओ, बस फर्क कहाँ पड़ता है वो देख लेंगे अपन। देखे, जब आप बड़े से छोटे में जाओगे तो क्या होगा, ध्यान में तो एक रिलेशन फाइंड करना होता है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 कैपिटल आर क्यूब। छोटे वाले का 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। लेकिन ऐसे कितनी ड्रॉप्स बना रहे हो आप? एन। कितनी ड्रॉप्स बनाई जा रही है? एन। तो यहाँ एक रिलेशन आ जाता है, आर इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये रिलेशन निकल कर आता है। ठीक, वो बोल देगा 64 ड्रॉप्स बनाई, वो बोल देगा 27 ड्रॉप्स बनाई, तो आप ये देख सकते हो। अब बात आ रही है कि भाई इनिशियल एरिया कितना था, तो इनिशियल एरिया कितना था? एक ही ड्रॉप थी, एक ही ड्रॉप थी, तो 4πr क्यूब। फाइनल एरिया कितना होगा? तो हमने बोला छोटी वाली ड्रॉप का एरिया 4πr² और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? n से, तो ये हो जाएगा फाइनल एरिया। तो हमने बोला कि भाई इन दोनों को कंपेयर करो। वैसे तो लॉजिकली भी सोच सकते हो कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला सरफेस एरिया बड़े वाले का ज्यादा होगा या इन सबका टोटल मिला के सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो आप लॉजिकली भी देख सकते हो, यहाँ पर ये आपको सरफेस एरिया मिल रहा है, और जबकि छोटे छोटे में आपको कितना सारा आपको मिलने लगेगा। ये मैथमेटिकली भी आप सोच सकते हो, और ये लॉजिकली भी हम बात कर सकते हैं कि किसका एरिया ज्यादा होगा? इस वाले का। मतलब फाइनल एरिया इज ग्रेटर देन। अब जज कैसे कर सकते हो? जज आप यहाँ से कर सकते हो कि भाई इस कैपिटल आर में ये वैल्यू रख दो। कैपिटल आर में जैसे ही आप ये वैल्यू रखोगे तो आपको अपने आप दिखेगा, यहाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर एरिया इज 4πr²। तो जब आप यहाँ पर रखोगे कैपिटल आर की जगह पर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा छोटा आर का स्क्वायर तो आएगा ही, वो तो आएगा ही, यहाँ पर सेम दिख जाएगा। साथ के साथ एन की पावर कितनी दिखेगी? यहाँ पर एन की पावर कितनी दिखेगी आपको? 2/3। जब आप इसका स्क्वायर करोगे कैपिटल आर का स्क्वायर, तो आपको छोटा आर स्क्वायर तो मिलेगा, लेकिन साथ में मिलेगा एन की पावर में 2/3। एन की पावर 2/3 और यहाँ लिखा हुआ है एन, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा वाला बड़ा होगा? ये सेकंड वाला। इसीलिए बोलते हैं भाई जो आपको दिख रहा है इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया में कौन सा ज्यादा होगा? फाइनल वाला एरिया ज्यादा होगा। मतलब स्प्लिट करने से एरिया बढ़ गया, यानी स्प्लिट करने से सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। यानी आपको स्प्लिट कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा। स्प्लिट कराने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क कितना करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं? टी इंटू डेल्टा ए। टी, डेल्टा ए कितना होगा? तो फाइनल हो जाता है एन इंटू 4πr², और इनिशियल था 4πr²। ये हो जाता है वर्क का फॉर्मूला। लेकिन इसको क्या है, अपन थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते रहते हैं कि हमें इतना वर्क करना पड़ेगा बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में ब्रेक करने के लिए। तो इसे हम क्या करते हैं? हम ब्रेक करते रहते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे भाई? यहाँ से हमने जो रिलेशन निकाला है इसको इसमें पुट कर दीजिए। जब इसमें इसको पुट करते हैं तो फाइनल जो कंक्लूजन आता है वो डायरेक्ट बता रहे हैं, उसका पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। मैंने पहले आपको बताया कि क्या होगा, वॉल्यूम कंजर्व, तो उससे हमने एक रिलेशन मिल गया। फिर मैंने बताया कि एरिया में जो बदलाव हो रहे हैं वो देखें किसका एरिया ज्यादा होगा, तो हमेशा छोटी छोटी ड्रॉप्स का टोटल एरिया जो होगा वो क्या होगा? बड़ी वाली से ज्यादा होगा, टोटल मिलाकर सारी ड्रॉप्स का। फिर हमने देखा कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, एरिया बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस एनर्जी बढ़ी होगी, यानी हमने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। तो वर्क कितना होगा? तो वर्क होता है टी इंटू डेल्टा ए। तो टी इंटू डेल्टा ए में हमने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ टू का फैक्टर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ टू का फैक्टर? अगर लॉजिकली बात करें
क्योंकि 2 का फैक्टर कब लगाना होता है, जब सॉफ्ट फिल्म होती है, या बात करें कि भाई अंदर तो अपनी भाई बंधु है, अपनी कोई एयर थोड़ी ना है, बाहर है एयर। तो यहाँ तो केवल कितनी सरफेस एक्सपोज्ड हो रही है, यहाँ केवल कितनी सरफेस एक्सपोज्ड हो रही है, ए। जब अपने जैसे ही बंधु मिल गए अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ थोड़ी ना कोई टेंशन होगी। याद रखने के कई तरीके होते हैं, देखो कि कितनी सरफेस एक्सपोज्ड हो रही है एटमॉस्फेयर से, या कितनी लेयर्स एयर के कांटेक्ट में आ रही हैं, या कितनी जगहों पर अपने भाई बंधु नहीं मिल रहे हैं। तो भाई अंदर की तरफ तो अपने वाले मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो अंदर की तरफ कोई टेंशन नहीं होगी, केवल टेंशन कहाँ होगी, बाहर की तरफ। अब ये फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करते, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे किया जाता है कि इस एन की जगह पर, इस एन की जगह पर जो आपको नजर आ रहा है, इस एन की जगह पर हम चेंज करते हैं वैल्यू को, और वो इस रिलेशन से वैल्यू को रखते हैं। अब जब वो वैल्यू रखते हैं, जो कंक्लूजन निकल कर आता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि वो फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, दैट इज 4 पाई आर क्यूब इंटू टी, और इन ब्रैकेट 1/r माइनस 1/r। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इतना वर्क हमें करना पड़ता है। कैसे आता है, मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि इस एन की जगह पर, ध्यान से देखो इन दोनों में केवल कितना फर्क है, एन गायब हो गया, तो यानी एन को रिप्लेस किया। एन को किससे रिप्लेस किया, यहाँ से। जब एन को रिप्लेस करोगे तो अपने आप ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्टीमेटली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक रेडियस का रिलेशन और दूसरा ये रिलेशन, वर्क कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई सब लिखा है, रिलेशन क्या हो गया मैंने बता दिया, वो रिटन वाला ध्यान रखें। फिर उसके बाद इनिशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल क्या होगी, चेंज इन एरिया, ये सब बातें हो गई। इनमें से कुछ भी अपना बात नहीं है, अपन ने पहले ही समझा दिया रिटन में ये पूरा, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं मेन वर्क। तो वर्क कैसे बताया था मैंने, वर्क बताया भाई फाइनल माइनस आप क्या करोगे, इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करके ये रिजल्ट आता है। अल्टीमेटली दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ये वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े से जब छोटे पर आते हो तो छोटी छोटी बूंद का जो टोटल एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी बड़ी होगी। सरफेस एनर्जी कैसे बड़ी होगी, यानी हमने कुछ ना कुछ क्या किया होगा, वर्क किया होगा, ठीक है। तो ये वर्क करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस वर्क पर बनते हैं या इन चीजों पर बनते हैं, ये क्या है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ये कहता है कि हम नहीं तोड़ रहे, अपने आप बूंद टूट जा रही है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक्सटर्नल एजेंट ने कोई ब्रेकिंग नहीं करी, बड़ी बूंद थी, अपने आप टूट के छोटी छोटी में कन्वर्ट हो गई। बड़ी बूंद अपने आप कन्वर्ट हो रही है छोटे छोटे में। तो अपने आप हो रही है, तो यार कहीं ना कहीं से तो इसको एनर्जी यूटिलाइज करनी होगी। तो कौन सी एनर्जी यूटिलाइज करती है, अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी। तो जब खुद की इंटरनल एनर्जी यूज करेगी तो खुद का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि आप थर्मल में पढ़ चुके हो इंटरनल एनर्जी किससे रिलेटेड की जाती है, टेम्परेचर से। तो अगर खुद को उसको काम करना पड़ रहा है, तोड़ने में उसको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। एज एनर्जी गेट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने में सरफेस एनर्जी बढ़ी, उसको करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर वो वर्क अपने आप कर रही है, बूंद, बड़ी वाली बूंद अपने आप कर रही है, तो फिर वो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करेगी। अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज कर रही है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितना कम हो जाएगा उसका छोटा सा फॉर्मूला है भाई, जो वर्क करना पड़ रहा है यही चेंज आएगा किसमें, इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया तो हमने उसको किससे लिखा, एम एच डेल्टा टी। एम एच डेल्टा टी रखोगे तो डेल्टा टी का फॉर्मूला आ जाता है। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है अपने लिए। हमें तो बस इतना सा पार्ट याद रखना है थ्योरी वाला, कि अगर बिगर से छोटे में जाते हो, कंक्लूजन समझो, बिगर से स्मॉलर में जाते हो तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सरफेस एनर्जी बढ़ी होगी तो वर्क करना पड़ा होगा। वर्क करना पड़ा होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इंटरनल एनर्जी कम होगी तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। आगे बात समझ में। तो ये हो गया बिगर से स्मॉलर। कई बार उल्टा हो जाता है, स्मॉलर से बिगर में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। छोटे से बड़े में कैसे, इसको इमेजिन करवाएं अपन आपको। तो आपने मरकरी देखा होगा, कई बार मरकरी थर्मोमीटर टूट जाता है, देखा होगा अगर आपने, मरकरी थर्मोमीटर टूट जाता है तो मरकरी बिखर जाती है। छोटी छोटी सी आपको मरकरी की बॉल्स दिखेंगी, जैसी वो पास आती है मिलकर वो बड़ी बॉल हो जाती है। ऑब्जर्व किया होगा अगर आपने कभी। तो ये बड़ी होकर बड़ी हो गई, तो जैसी कंबाइंड हुई तो एरिया कम हो गया।
एरिया कम हुआ तो सरफेस एनर्जी कम हुई, सरफेस एनर्जी कम हुई यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क से अपन निकालते हैं, वर्क होता है टी डेल्टा ए। ठीक, अगर सोप फिल्म या दो सरफेस एक्सपोज हो रही हैं तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 से। वर्क कितना करना पड़ेगा बड़ी ड्रॉप को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये वर्क का फॉर्मूला है, ध्यान रखें, जिसमें एक रिलेशन यूज होता है, वो रिलेशन क्या आता है, R इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। फिर इसमें एक एडिशनल बात हुई कि ये खुद से खुद अगर टूट रही है या खुद कंबाइंड हो रही है तो इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, खुद को वर्क करना पड़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, वर्क नहीं करना पड़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, तो जब बड़े से छोटे में आते हैं सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम हो जाता है। कितना कम होगा उसे लिखा गया है mh डेल्टा टी। ये जे का फैक्टर क्यों लगाया जाता था, सब थर्मल में पढ़ा हुआ है आपने कि एस क्या है, कैलोरी में होता है, तो ये कन्वर्जन नहीं बढ़ाता आपने, जे बराबर इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट पढ़ाया होगा सर ने आपको, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जब आपको पढ़ाया गया होगा तो जे की वैल्यू बताई जाती है, जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, डब्ल्यू बराबर जे एच। ये एक रिलेशन होता है थर्मल में, कैलोरीमेट्री के चैप्टर में आता है, जे इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, परेशान मत होइए। इसकी वैल्यू कितनी होती थी, कैलोरी को जब जूल में लेकर जाते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4.2 से, भूल गए हो तो परेशान मत होइए, जे इज नथिंग, इट इज अ वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है 4.2। कन्वर्जन होता है, कैलोरी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, जूल में, जब कन्वर्ट करते हैं तो जो 4.2 का फैक्टर आता है, उस 4.2 के फैक्टर को बोला जाता था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये सर ने जरूर बताया होगा, फिर भी स्किप कर देते हैं क्योंकि ज्यादा काम में आता नहीं है, तो केवल इतना सा ध्यान रख लो, जे मतलब होता है कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर मतलब 4.2, तो वो यहाँ पर बस लिख दिया एडिशनल में जे, क्योंकि एस का वैल्यू जो एस है स्पेसिफिक हीट है, ये ज्यादातर कैलोरी में दी होती है, तो अपन वैल्यू पुट करते समय कैलोरी को बदलना भूल जाते हैं, तो इस जे से ध्यान आ जाता है कि जे क्या है, कन्वर्जन करना है बेटा तुमको, इसीलिए जे लिखा हुआ है। इतनी बार पूछते जा रहे हो, थोड़ा सब्र रखा करिए ना, स्लाइड से आगे नहीं बढ़ गए अपन, जब स्लाइड से आगे चल जाएं, उसमें कोई पॉइंट रह जाए तब उस पर फोकस करिए कि यार ये वाली बात छोड़ दी, इस स्लाइड में जो भी इंपॉर्टेंट वाली बात होगी वो अपन बता देंगे, हमें मालूम है कहाँ कहाँ पे आप अटकते हो, परेशान मत होया करिए, जो बोल रहे होते हैं उस पर ध्यान दिया करिए, पहले से ही पूरी स्लाइड में आपकी नजरें केवल जे पर जा रही है, तो जे 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 क्या है बता देंगे ना अभी जब डिस्कशन हो रहा है। तो फिर से सुन लीजिए, कंक्लूजन ये है, ये वर्क करना पड़ता है कब, अगर बड़ी ड्रॉप किसमें कन्वर्ट होती है, छोटी में, तो ये वर्क करना पड़ेगा, तो कौन करेगा, वो खुद कर रही है अगर, तो खुद की एनर्जी का इस्तेमाल करेंगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। उल्टा अगर छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बन जा रही हैं, वो छोटी छोटी मरकरी वाली जब बड़ी बन जाती हैं अपने आप, तो एरिया कम हो गया, छोटे से बड़े पर जाते हैं, एरिया कम होता है, सरफेस एनर्जी कम होती है, यानी सरफेस पर जो एनर्जी थी वो ड्रॉप ने अगर खुद एब्जॉर्ब की होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, वर्क का मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वर्क से टेम्परेचर चेंज का क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें जितना वर्क होगा उतना ही बदलाव आएगा, तो एमएच डेल्टा टी, तो आप ये वर्क का फॉर्मूला रखोगे याद, बराबर में एमएच डेल्टा टी लिख दोगे तो डेल्टा टी अपने आप आ जाएगा, इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कि सर हमारी कैपेसिटी है हम याद रख सकते हैं तो भैया रख लो। ठीक, जो स्टार मार्क कर दिए वो तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो J इज नथिंग, इसका नाम होता था प्रॉपर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलें कि भाई काम क्या है इसका, काम ये है कन्वर्जन फैक्टर, काम क्या होता है इसका, कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, कि भाई 4.2, क्योंकि एस हम जल्दबाजी में जो दिया होता है कैलोरी में वही रखते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि भैया इसको कन्वर्ट भी करना है। चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लिमिटेड टाइम मिलेगा, स्पीड में सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। If work done required to displace a movable wire by 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसको अगर डिस्प्लेस करें, किधर गया भाई, 2 सेंटीमीटर अगर इसको डिस्प्लेस किया जाए तो इतना वर्क करना पड़ता है, तो सरफेस टेंशन कितनी रही होगी ये उसने पूछा है, सोप सॉल्यूशन बोल दिया है, इसका मतलब कितनी सरफेस होंगी, 2 सरफेस। करें ट्राई फटाफट।
तो अभी हमने बताया भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू डेल्टा ए। वर्क उसने दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। टी हमको चाहिए। एरिया जब लिखोगे तो कितना बदलाव आया, पहले इनिशियल एरिया कितना था, ध्यान में 4 इंटू 3। फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, ध्यान में फाइनल एरिया कितना होगा, तो जब 2 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ 5, तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 20। दोनों ही सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चेंज कितने का आएगा 20 माइनस 12 का चेंज आएगा। लेकिन इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का। 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोप सॉल्यूशन है, ठीक। और फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो 10 टू द पावर साथ में क्या आएगा -4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, टी का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16, तो 6/16 आएगा, ठीक। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है तो न्यूटन पर मीटर यानी 3/8। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 का फैक्टर क्यों लगाया था, क्योंकि सोप सॉल्यूशन है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट करेंगे, करिए ट्राई। 40 सेकेंड्स, 40 सेकंड का समय है इसको करने के लिए। आप लोगों के पास सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 40 सेकेंड। वर्क रिक्वायर्ड, वर्क कितना करना पड़ेगा टू इंक्रीज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम इतने से इतना, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी दी हुई है, तो वर्क पूछा हुआ है उसमें। 25 सेकेंड्स अप, सिंपल सा है। रेक्टेंगुलर फिल्म है आपके पास, कुछ कुछ वैसी सिचुएशन है, उसका एरिया उसे बढ़ाना है। मैंने बोला था जब भी फिल्म की चर्चा होती है ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि भाई कितने सरफेस होंगे। 40 सेकेंड्स हो गए, देखें वर्क होता है टी इंटू डेल्टा ए। वर्क हमें चाहिए, टी का वैल्यू 0.3। एरिया जब लिखोगे कितना था पहले 20, बाद में कितना है 30, तो चेंज कितने का आएगा 30 माइनस 20। चेंज कितने का आएगा 30 माइनस 20, तो 30 माइनस 20 और साथ में 10 टू दी पावर -4। लेकिन 2 का फैक्टर यहाँ भी आएगा, जब भी फिल्म आती है, जब भी फिल्म की बात होती है, यानी दो एरिया, दो लेयर सरफेस एक्सपोज्ड होंगे, तो कितना हो जाएगा ध्यान दें 0.6 हो गया, और ये साथ में 10 टू दी पावर -3, इतना जूल वर्क करना होगा, ठीक है। तो दो, अगेन फिल्म है तो दो सरफेस एक्सपोज्ड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं तो बाद में डाउट आएगा। 30 माइनस 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 सेकेंड्स, अगेन 40 सेकेंड का समय है। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूं जिससे कि ये कंफ्यूजन ना रहे। ये फॉर्मूला हुआ करता था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक रिलेशन और था, r इक्वल टू n की पावर 1/3 स्मॉल r। करें फटाफट। कितना वर्क करना पड़ेगा इन दिस प्रोसेस। 30 सेकेंड्स अप, आपको आंसर जो देना होता है वो उसी टर्म्स में रखना पड़ेगा। कैपिटल आर दे रखा है तो कैपिटल आर में वैल्यू निकालनी होंगी। 40 सेकेंड्स अप हो गए हैं, 45 सेकेंड सफिशिएंट टाइम है इसको देखने के लिए। आर कितनी ड्रॉप्स हैं 27, 27 की पावर कितनी हो गई 1/3, और ये हो गया आर। तो आपको दिखेगा यहाँ से आर इक्वल टू 3r। अब यहाँ रखना शुरू कर दीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू टी, तो ध्यान दें छोटे आर की जगह पे क्या लिख सकते हो r/3 माइनस आर। सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट में मिलेगा 2/r, और बाहर पहले से बैठा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू टी। तो सॉल्व करके आएगा 8 पाई आर स्क्वायर टी, ये आंसर होगा, फाइनल आंसर। एट पाई आर स्क्वायर टी। कैलकुलेशन है, फॉर्मूला याद होगा तो जल्दी से कर लेंगे। मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया था क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, अदरवाइज फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने वो लिख दिया था, ठीक है। तो एक रिलेशन ये देखना होता है, बाकी फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा। और क्योंकि स्प्लिट हो रही है, बिग ड्रॉप स्प्लिट हो रही है, तो वर्क करना पड़ेगा। यानी अगर इसमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखना हो, स्प्लिट होती है, जब स्प्लिट होती है तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया, एरिया ऐसे लिख दे रहा हूँ जिससे याद रहे, बड़े
एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। सरफेस एनर्जी किससे बढ़ी होगी? इंटरनल एनर्जी से, यानी इंटर एनर्जी कम हुई होगी, यानी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? कम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर भी बन जाता है, इसीलिए इसको भी ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। स्प्लिट करने से एरिया बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है सरफेस की, तो अंदर वाली एनर्जी इंटर एनर्जी कम हुई होगी तो टेम्परेचर कम। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेन की पावर चैट में ऐसे लिख सकते हो, 10 लिखो, एक छोटा सा ये एरो होता है और साथ में जो भी पावर आ रही है माइनस को, ऐसे लिख सकते हैं आप। या हिंदी में ही लिख दो ना, 10 की पावर 4 -4। टाइपिंग करने में तो सब एक्सपर्ट होते हैं। चलिए, अब ऑप्शंस में डिपेंड करेगा। ऑप्शन क्वेश्चन में कैपिटल आर के टर्म्स में, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल आर में ही चाह रहा होगा। देखें नेक्स्ट, if a drop of mercury having radius 1 centimeter is broken into this वर्क डन निकालना है, तुरंत करिए। 40 सेकंड, मोर देन 40 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगाना है हमें। 40 सेकंड इज सफिशिएंट। इंटर एनर्जी डिक्रीज इसीलिए होगी ना भाई, इंटरनल एनर्जी क्या मेरे खुद, और मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी ना। मैं एनर्जी को अपने सरफेस पर ले आया तो सरफेस की एनर्जी बढ़ा दी तो अपनी एनर्जी कम हो गई। खर्च कर दी, कहाँ खर्च कर दी? सरफेस को दे दी, सरफेस को दे दी तो अपनी अंदर की एनर्जी कम हो जाती है बस। 50 सेकंड हो चुके हैं, मोर देन सफिशिएंट टाइम। इफ अ ड्रॉप ऑफ मरकरी हैविंग रेडियस इतना इज ब्रोकन इनटू, बड़ी ड्रॉप को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिग से किस में जा रहे हैं? स्मॉल में। तो अगेन जो रिलेशन है दैट इज इस तरीके का है। फिर से यूज करेंगे इसको, कितनी ड्रॉप्स बनानी है? 10⁻6, और ये पावर हो गया 1/3 इंटू आर। तो ये रिलेशन कितना निकल कर आएगा? ध्यान से देखें, 100R यही आएगा शायद। 10⁻2, हाँ ठीक है। ठीक है, अब उसने बोला हुआ है फाइंड आउट वर्क डन। फिर से वही 4/4πr³ इंटू टी इन ब्रैकेट 1/r - 1/r। बेगर ड्रॉप की उसने रेडियस पहली बता रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो अभी तो हम इसी में चल रहे हैं, 4/4/3, बार बार बाय 3 आ रहा है। 4πr³ इंटू टी इन ब्रैकेट रखोगे जब, तो छोटे आर की जगह क्या लिखोगे बेटा? r/100। सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? 4πr³ टी, और ब्रैकेट में कितना मिलेगा? 99/r। तो आंसर क्या रहेगा? 4 इंटू 99 इंटू r³ इंटू r² हो जाएगा, r² इंटू टी। ये है आंसर। अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर दो आप। देखिए r² कितना होगा? 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू टी। टी कितना है? 35 इंटू 10⁻⁻3। अब इसे सॉल्व करना होगा, तो 10⁻⁻4 और 10⁻⁻3, तो हो जाएगा -7। बचेगा कितना? 49935। अब इसके आगे इसे सॉल्व करें, या फिर आप ऑप्शंस में देख सकते हैं। ध्यान दें, 4 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 140। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान दें, वापस से ध्यान दीजिए। रुकेंगे थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसको ध्यान से देखें। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखें। यहाँ तक तो हमने जो किया है उसको एज इट इज रखें, देखें ध्यान से। अब क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा? 99 इंटू 4πr² इंटू टी, यही आएगा। अरे इतना समझ में आ गया? यहाँ तक आगे का बता रहे हैं, इतना आगे बात समझ में।
अब ध्यान दें, इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो सरफेस ऑफ मरकरी, ध्यान दें ये जो वैल्यू है ये क्या दिया हुआ है इसको समझना है, ये सरफेस टेंशन नहीं है। न्यूटन पर मीटर होता तो क्या होता, वो सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है ये? इफ सरफेस ऑफ, ध्यान दीजिए इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू उसमें जो दी हुई है मरकरी की सरफेस पर, जो कहना चाह रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको समझना होगा। ठीक, तो अब ध्यान दें, तो भाई सरफेस टेंशन की बात करें तो ये जो वैल्यू होगी टी क्या होता है, एफ बाई एल होता है। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है जो गिवन डाटा है, सरफेस ऑफ मरकरी जितना उसमें कुछ दिया हुआ है, ये वैल्यू, अब इसको समझें ये क्या दिया हुआ है। तो अगर आप यूनिट से समझने की कोशिश करें तो ये क्या दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होता है टेंशन, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के साथ साथ अगर आप यहाँ पर क्या है एक यूनिट और डिवाइड कर रहे हैं, तब जाके हमें ये वैल्यू को समझ में आएगी कि वैल्यू क्या दी हुई है। आया? तो इसकी यूनिट से समझ में आया, तो एक तरीके से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो किसकी यूनिट हो रही है, प्रेशर की। किसकी यूनिट हो गई है, सरफेस प्रेशर की यूनिट हो गई। प्रेशर की यूनिट होगी तो वहां से अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रेशर से। प्रेशर की यूनिट हो गई है एक तरीके से। तो थोड़ा सा कुछ डाटा में गड़बड़ हो रहा है ये यहाँ पर जो सरफेस ऑफ मरकरी है, इफ सरफेस ऑफ मरकरी इज, ये जो वैल्यू दे रखी है, अब ये सरफेस ऑफ मरकरी इज का मतलब क्या है, या तो सरफेस टेंशन बोलता या एनर्जी बोलता। तो अभी फिलहाल के लिए इसको होल्ड पर डालेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान दें कि ये डाटा थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, आर से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर देते, कई कह रहे कि आर से मल्टीप्लाई कर दो या एरिया से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। ये तो आप क्वेश्चन को बस ये है कि भाई आप जुगाड़ सेट कर रहे हो, ऐसा कर दो ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। गड़बड़ है तो है, उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आप ध्यान में करना क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपसे जो बोला गया उसमें मतलब 1 सेंटीमीटर की इतनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई, तो आपने ये रिलेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, दूसरी बात आपसे वर्क पूछना चाह रहा था, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क के लिए आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पर पहुंच गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें डाटा पुट करोगे आप। अब इसमें क्या करोगे, डाटा पुट। तो आपको दिख रहा है कि भाई 99 इंटू 4 पाई, आर तो मुझे समझ में आ रहा है, आर का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो मैंने ये रख लिया, इंटू टी। अब टी सरफेस टेंशन उसने दे नहीं रखी है, इफ सरफेस ऑफ मरकरी, यहाँ डाटा कुछ लैंग्वेज में मिस है तो है, उसको एक्सेप्ट करिए कि भैया ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो आप अपनी तरीके से, इधर आर से मल्टीप्लाई कर दो तो काम चल जाएगा, है ना। आगे बात समझ में? तो अगर बात की जाए, अगर ये सरफेस टेंशन होती, अगर ये क्या होती, सरफेस टेंशन होती, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। आ रही बात, इफ सरफेस टेंशन, अगर ये सरफेस टेंशन होती तो हम इसको क्या करते, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इसकी वैल्यू रख देते। तो अभी इसमें है गड़बड़ तो है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। तो इसको अभी हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे, फालतू में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए, तो इसमें जो टी है, टी अगर ये सरफेस टेंशन है, मान लो समझने के लिए कि ये सरफेस टेंशन है फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा इसमें बदलाव करना पड़ेगा, इसे हम लिख देंगे इतना और फिर इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अगर इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना ही है तो थोड़ा सा बदलाव करके इसको आगे से बढ़ा लेते हैं। ये कुछ ऐसे हमने वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर कुछ निकल कर आ जाएगा। अल्टीमेटली फोकस देने वाली बात इतनी है, इस पर ध्यान दें। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आप क्या करें, कैपिटल आर स्मॉल आर में एक रिलेशन निकालो। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल बोनस बनना चाहिए ये, क्योंकि गड़बड़ है इसमें। ठीक है, तो अगर बात करें कि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर में एक रिलेशन फाइंड करना होता है, फिर वर्क का फॉर्मूला लगाना, उसके बाद ये वैल्यू वगैरह पुट करेंगे अपन, जो कि क्वेश्चन में ठीक से क्लियरली मेंशन नहीं है, तो गड़बड़ी है, वो जुगाड़ सेट नहीं होगी इसमें कुछ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट पर फोकस रखिए, कंसेप्ट क्या लगाना होता है, रिलेशन फाइंड करना होता है, वर्क फाइंड करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A big drop of radius 1 centimeter is converted into 1000 small drops. एक बड़ी ड्रॉप छोटे में कन्वर्ट होती है। सरफेस टेंशन एक बार हम देख लेता हूँ, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 70 डाइन पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन दे रखी है, सही है।
फिर पूछा है फाइंड आउट रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, रेशियो ऑफ फाइनल एनर्जी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्पीड में करें बस, 1 मिनट का समय है, 20 सेकंड हो चुके हैं ऑलरेडी, स्पीड में करें बस सॉल्व। बड़े से छोटे में जाना है, रेडियस पूछ लिया, वर्क पूछ लिया, सरफेस एनर्जी पूछ ली, सभी पूछ लिया इसमें। तो अब उसमें बड़ी ड्रॉप का उसने बता रखा है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1000 छोटी छोटी ड्रॉप्स बन रही हैं, तो एक रिलेशन फाइंड करना होगा आपको बड़ी और छोटी वाली में। फिर उसने वर्क भी पूछा है, वर्क में वो रिलेशन यूज होता है, और फिर उसने सरफेस एनर्जी का रेशियो भी पूछा है, तो उसमें भी आपको वो स्मॉल आर के साथ रिलेशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो ये रिलेशन कितना आ जाएगा, 10r। तो r का वैल्यू कितना आएगा अगर बात करूं, तो r/10, r की वैल्यू 1, ये 10 तो आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट वर्क, वर्क का फॉर्मूला लिखें, 4πr² r³ होता है t, और ब्रैकेट 1/r - 1/r। अभी मैं कोई वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे r को लिख सकते हैं r/10, r/10 लिख सकते हैं, माइनस में 1/r, जब रखोगे तो कितना आएगा, 4πr² इंटू ब्रैकेट में बचेगा 9, तो आंसर क्या दिखेगा, 36πr²। अभी बात समझ में, अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, 36, पाई का वैल्यू 22/7, क्यों रख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, और टी का वैल्यू 70 डाइन पर सेंटीमीटर। तो जो आंसर आएगा ये किस में निकल कर आएगा, ध्यान दें, 10, 220, तो 36 इंटू 220, और ये आंसर किस में आएगा, अर्ग में, क्योंकि हमने सब कुछ सीजीएस यूनिट में रखा हुआ है। सब कुछ किस में रखा है, सीजीएस यूनिट में रख रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा, अर्ग में। ठीक, तीसरा रेशियो, किस चीज का रेशियो, फाइनल सरफेस एनर्जी अपॉन इनिशियल। तो फाइनल कितनी होगी, 4π छोटा r² इंटू n इंटू टी। ठीक है, टी इंटू एरिया होती है ना। इनिशियल कितनी होगी, 4π कैपिटल r² इंटू टी। तो यहां से ऑब्जर्व करोगे कितना दिखेगा, n r² अपॉन कैपिटल R। वैल्यू रख लो, n का वैल्यू कितना था, 1000, r का वैल्यू कितना है, ऑब्जर्व करें, r का वैल्यू कितना होगा, या ऐसे लिख लो, r/R²। कैलकुलेशन है अल्टीमेटली, तो ये कितना आएगा, 1/10 का स्क्वायर, तो रेशियो कम्स आउट 10:1, यही आएगा शायद। चलिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए है, ध्यान देने वाली बात, प्रैक्टिस के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दूसरा ये फॉर्मूला, बाकी इसके अलावा सारी कैलकुलेशन है। सरफेस एनर्जी कैसे लिखी जाती है, टेंशन इनटू एरिया, टेंशन इनटू एरिया। ठीक, एक ड्रॉप है, छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट होंगी, ऑब्वियस है पानी की बूंद होगी, तो पानी के ही मॉलिक्यूल बाद में भी होंगे, तो जो सरफेस टेंशन पहले बड़ी बूंद में लग रहा था, वही सरफेस टेंशन छोटी बूंद में भी लगी है। लिक्विड से में सरफेस टेंशन किस पर डिपेंड करता है, कि मटेरियल क्या है, कौन से मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, पानी की बात कर रहे हो, मरकरी की बात कर रहे हो, तो टी तो दोनों चीज में सेम रहेगा। सरफेस टेंशन किसके देख रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में देख रहे हो ना, तो बड़ी ड्रॉप है, छोटी ड्रॉप है तो पानी के मॉलिक्यूल्स ही, तो सरफेस टेंशन वही रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करें। Find out percentage loss in surface energy when 10 to the power 6 small identical drops are combined to form a big drop. परसेंटेज लॉस इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी में कितना बदलाव आया विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल इनटू 100, ये निकालना है। जो फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। चेंज, लॉस मतलब होता है कितना कम हो गया, तो कम मतलब बदलाव, नेगेटिव में आएगा ऑब्वियस बात है, लेकिन बदलाव, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये फाइंड करना है आपको, इनटू 100। तो सरफेस एनर्जी शुरुआत में कितनी थी वो देख लो, फिर बाद में देख लेना। इनिशियल कैसे लिखोगे, टी इंटू 4π छोटा r², और ऐसी कितनी होंगी n, बाद में कितनी होगी 4π कैपिटल R², ये है। n का रिलेशन क्या आएगा वो अभी हम देख लेते हैं,
वही कैपिटल आर बराबर होता है एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो एन कितना है 10⁻6 की पावर 1/3। तो यहाँ से दिखेगा आपको आर बराबर 100 आर। आ गई बात समझ में इतनी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आर की जगह पे से चेंज कर लेता हूँ 4 पाई। आर को लिख सकते हैं 100 आर का स्क्वायर। तो यहाँ से दिखेगा आपको कितना 10⁻4 टी इंटू 4 पाई स्क्वायर। और यहाँ दिखेगा कितना एन का वैल्यू कितना था 10⁻6। तो साथ में देखिएगा टी इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए। फाइनली 10⁻4 टी 4 पाई r स्क्वायर माइनस 10⁻6 टी। कैलकुलेशन है ये, जैसे आप लोग कर पाए वैसे कर लीजिए। करना जो है वो मैंने आपको बता दिया है। 10⁻6 ये इनिशियल थी इंटू 100। ये कैंसिल होता चला जाएगा। ये कैंसिल। तो 1 माइनस 100% तो कितना आ गया 99% का लॉस होगा। कितना परसेंट का लॉस आ रहा है 99% का। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें? इनिशियल सरफेस एनर्जी लिखो। इनिशियली 10⁻6 ड्रॉप्स थी। एक की एनर्जी होगी टी इंटू छोटा आर स्क्वायर 10⁻6 से मल्टीप्लाई। बड़ी केवल एक ही ड्रॉप है तो बड़ा आर स्क्वायर। बड़े आर को हमने बदल दिया है छोटे आर के फॉर्म में, जिससे कि सॉल्व करते समय छोटे आर में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा जो सेक्शन, उसको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब आती है बात एक्सेस प्रेशर। अब यहाँ से नया पैटर्न शुरू होता है। अभी तक क्या था सरफेस टेंशन पे बात हुई, सरफेस एनर्जी कितना वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी में क्या क्या वेरिएशन आएगा, ये सब हमने देख लिया। अब बात आती है दूसरा। अब यहाँ से दूसरा पहलू शुरू होता है। सरफेस टेंशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला सरफेस टेंशन का इंट्रोडक्शन, एनर्जी, सरफेस एनर्जी, वर्क वगैरह की बातें कर लो। दूसरी बात आती है कि एक्सेस प्रेशर वगैरह क्या होगा, इस पर बात कर लो। तीसरी बात आती है वो कैपिलरी वाली, कैपिलरिटी वगैरह की चर्चा। ठीक है, तो अभी हम एक्सेस प्रेशर की तरफ दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा कितना है। तो ऑब्वियस बात है कंपैरिजन हो रहा होगा किससे। मान लो एक सरफेस है, ये रही सरफेस, यहाँ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ से प्रेशर लग रहा है, ये P1 और ये P2। तो ऑब्वियस है, ध्यान दो, अगर मान लो P1 ज्यादा होगा तो P1 ज्यादा होगा तो ये दबाने की कोशिश करेगा। अभी यहाँ पर बात करें दोनों बराबर है। अभी अब P1 ज्यादा हो जाएगा, P1 ग्रेटर देन P2 होगा, तो इस तरफ से कर्व बन जाएगा, ये P1 और ये P2। और अगर बात करें तीसरा केस, P2 ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियस बात है, आप समझ लो एक फ्लैट वॉल है या फ्लैट सरफेस है, इस पर आके आपने प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया। जिस तरफ का प्रेशर ज्यादा होगा उस तरफ से आपको क्या दिखेगा, वो कर्व्ड होता हुआ दिख जाएगा। बोलो आ गई बात समझ? इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड ऑफ कर्व लिक्विड इज ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ कॉन्वेक्स साइड। प्रेशर डिफरेंस जो होता है उसी को क्या बोल देते हैं, एक्सेस प्रेशर। दोनों तरफ का जो डिफरेंस होगा, दोनों तरफ का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, एक्सेस प्रेशर होगा। ये तो बेसिक सी बात है, इसमें तो कुछ खास है नहीं। एक फ्लैट सरफेस था, आप अपने हैंड को इमेजिन कर लीजिए, आपने इसको जिस तरफ से प्रेशर ज्यादा करोगे तो उस तरफ कॉनकेव बन जाएगा, तो ऑब्वियस अगली साइड क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। सिंपल सी बात है। अब हमें जो समझना है वो ये है कि एक्सेस प्रेशर ड्रॉप में कितना होगा या बबल्स में कितना होगा। तो ड्रॉप इमेजिन करो। ड्रॉप मतलब अंदर आपके पास लिक्विड है, मान लो वाटर ड्रॉप ही है, ये हो गया। बबल लोगे तो अंदर एयर हो जाएगी। तो सरफेस टेंशन या कितने सरफेस पर होगी, केवल एक पर। यहाँ सरफेस टेंशन कितने पर होगी, केवल एक पर। ठीक, अब इसमें क्या बोलते हैं, ध्यान दें, बाहर से प्रेशर लग रहा है, अंदर से प्रेशर लग रहा है, कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर वाला या बाहर वाला। इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा या आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होगा, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सेस प्रेशर। जब मैं लिख रहा हूं तो इनसाइड वाला ज्यादा होगा, तो इनसाइड माइनस आउटसाइड, तो P माइनस P नॉट ऐसे लिखते हैं अपन। ठीक है,
अब इसका छोटा सा डेरिवेशन होता है, कितना होगा वो डेरिवेशन समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं। मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें। तो ये जो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर जो अंदर से, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं जिससे कि थोड़ा दिखने लगेगा, ये कलर, ये है अंदर वाला प्रेशर पी इनसाइड, और एक लग रहा है बाहर से पी आउटसाइड। तो नेट कितना है, पी एक्सेस, नेट कितना है, पी एक्सेस। अब इस पी एक्सेस की वजह से क्या होने की कोशिश हो रही है, पी एक्सेस की वजह से इस ड्रॉप का अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रॉप। अरे यार कॉनकेव साइड कहाँ पर है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, पिछली स्लाइड में तो बताया कॉनकेव साइड वाला प्रेशर ज्यादा होता है। तो कॉनकेव साइड कहाँ से दिख रही है, टच करके देखोगे ऊपर से कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। अभी पिछले स्लाइड में बताया फ्लैट सरफेस होगा, जब फ्लैट सरफेस होगा तो दोनों जगह प्रेशर क्या होगा, सेम। ये हो गया। अब यहाँ पे कॉनकेव साइड कौन सी दिख रही है आपको, 1 नंबर या 2 नंबर, कॉनकेव साइड कौन सी, आप ऑप्टिक्स पढ़ तो चुके हो सारा, कॉनकेव साइड कौन सी है। अब आपने यहाँ पर लगाया P1 और P2, अगर इससे आपको इस फॉर्म में जाना है तो आप दोनों पे प्रेशर, ये वॉल है ऐसे समझ लो बिल्कुल देसी भाषा में आपको, कि यहाँ से आपको इस फॉर्म में जाना है तो आपको प्रेशर इक्वल लगा के रखने होंगे, अलग अलग लगा के रखने होंगे, इनसाइड आउटसाइड सब छोड़ दो। अगर फ्लैट सरफेस है तो दोनों जगह का प्रेशर सेम होगा, अगर कर्व भी है, कर्व शेप आ रही है तो यानी प्रेशर अलग अलग होगा। कर्व शेप लाने के लिए अगर आपको इस फ्लैट से इसमें जाना है तो कौन से वाले को बढ़ाओगे, अभी दोनों बराबर हैं, कौन से वाले को बढ़ाओगे, P1 वाले को, तो P1 वाला ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको कि ये कर्व्ड कॉनकेव शेप कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही है बाहर से आ रही है, थोड़ा सा सोचा करिए ना ये चीज भी, कॉनकेव कहाँ से आ रहा है, अंदर से, तो अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अब डेरिवेशन बता रहे हैं, फिर से बोल दूं, डेरिवेशन एडिशनल पार्ट है, एडिशनल है, एडिशनल चीजें हैं, बता देना कहाँ से आता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं डायरेक्टली कैसे लिख दिया इसने। तो ये एडिशनल क्या है, मान लो इनसाइड प्रेशर ज्यादा है किससे, आउटसाइड से, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, ड्रॉप के एरिया को बढ़ाना चाहेगा, ड्रॉप का एरिया बढ़ाने की कोशिश हो रही है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क होगा। तो वो वर्क कितना होगा ध्यान में, तो वर्क कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा फोर्स इनटू, हमें करना होता है डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल बेसिक भाषा में। अब ये फोर्स किस वजह से आ रहा है, एक्सेस प्रेशर की वजह से, तो हमने लिख दिया एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कितना हो गया, तो हमने बोल दिया इसका एरिया किसी मोमेंट पे था 4 पाई r स्क्वायर, किसी मोमेंट पे था 4 पाई r स्क्वायर। अब आपने कितना डिस्प्लेस कराना है, dx, मान लो बोल दिया हमने dr, कितना डिस्प्लेस कराना है, dr। इसकी रेडियस थोड़ी सी हमें बढ़ानी है, इसकी एरिया में थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हमने बोला कितना आप इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, dr बढ़कर हो गया, पहले से r था, पहले से r था, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो इसका जो एरिया थोड़ा सा बढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि रेडियस में कितना बदलाव आ गया, dr से बढ़ गया। तो ये वर्क कितना हुआ होगा, तो हमने बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर में पी एक्सेस इसीलिए लिखा गया क्योंकि यही एक्स्ट्रा है, इनसाइड से भी प्रेशर लग रहा है बाहर से भी, तो नेट प्रेशर लिखेंगे इनटू एरिया, ये वर्क है। अब ये जो वर्क किया गया है, ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी तो ये वर्क जो हुआ है वो किसमें स्टोर होगा, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। और सरफेस एनर्जी कैसे लिखोगे, सरफेस एनर्जी कैसे लिखोगे, तो टी इंटू जो बदलाव आया है, बदलाव कैसे आया, डेल्टा ए, तो डेल्टा ए जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, टी इंटू, फाइनली कितना था 4 पाई, नई रेडियस आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, और इनिशियल कितना था 4 पाई r स्क्वायर। डेरिवेशन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लास्ट में कंक्लूजन याद रख लेना। पहले लिखा है कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क लिखा, अब लिख रहे हैं कि वो जो वर्क हुआ होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी कितनी बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई है निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो आएगा टी, 4 पाई कॉमन आ गया, इसको जब ओपन करोगे तो आर स्क्वायर इंटू डी आर का स्क्वायर इंटू 2r dr, 2r dr, और -4 पाई बाहर आ चुका है 4 पाई, तो केवल बचेगा r स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट, ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो t इंटू 4 पाई, और ये साथ में आ गया 2r dr। अब क्योंकि सिंस जो वर्क हुआ है वही एनर्जी की फॉर्म में गया है, तो जब जो वर्क हुआ है वही एनर्जी की फॉर्म में गया, तो दोनों को जब बराबर रखोगे, तो जब दोनों को आप बराबर रखते हो तो अपने आप आपको देखने लगेगा जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट कितना निकल कर आएगा, पी एक्सिस बराबर आ जाता है 2t/r।
दोनों को इक्वेट कर लेना घर पे बैठ के आराम से मस्त, और आपको दिखेगा इन दोनों को जब इक्वेट करते हो तो ये रिजल्ट आता है। अल्टीमेटली यही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन फिर से ब्रीफ में बता देता हूँ क्या हुआ। क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो अंदर वाले मॉलिक्यूल, जो अंदर का प्रेशर ज्यादा है उसकी वजह से जो ड्रॉप का साइज हमने मान लिया, पहले आर रेडियस थी तो थोड़ी सी और बढ़ गई, थोड़ी सी और बढ़ के नई रेडियस कितनी हो जाएगी, आर प्लस डी आर, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा था। तो ये जो वर्क हुआ होगा ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पहले हमने वर्क लिखा, वर्क कैसे लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कैसे लिखा, प्रेशर इनटू एरिया, कितना एरिया था 4 पाई r स्क्वायर, कितना और आपने उसे एक्सटेंड किया डी आर, तो हमने लिख दिया फोर्स इनटू ये फोर्स है इनटू डी आर, डी आर मतलब जो आपने थोड़ी सी रेडियस और बढ़ाई है। फिर आपने देखा ये जो रेडियस बढ़कर जो सरफेस एरिया बढ़ा है यानी सरफेस एनर्जी बढ़ी है, सरफेस एनर्जी कितनी हो गई अब, तो हमने लिखा कि टी इंटू डेल्टा ये हो सरफेस एनर्जी हो गई। अब सरफेस एनर्जी को इसके साथ क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब कईयों को डाउट आता है ये तो बदलाव होगा, तो हाँ हम यू लिख रहे हैं, ये यू का मतलब क्या है, चेंज है, तो चाहे आप इसे डेल्टा यू भी समझ सकते हो कि इतना बदलाव आया, जो वर्क हुआ यही तो स्टोर्ड हुआ है एडिशनल में, तो ये आ गया। अल्टीमेटली कंक्लूजन इज दिस, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप, किसी ड्रॉप के लिए कितना होता है 2T/R, और एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इनसाइड माइनस पी नॉट, पी नॉट मतलब पी आउटसाइड। यही चीज बबल में देखने को मिलती है, यही चीज किसमें देखने को मिलती है, सोप बबल में। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि भाई जो बबल होगा वो किसी लिक्विड के अंदर होगा, ये रहा बबल, ये रहा लिक्विड, ये रहा बबल, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एरिया, अगर बात करें कितने सरफेस दिखेंगे आपको, तो कितना सरफेस दिखेगा बबल के केस में, जहां सरफेस टेंशन होगी एक, सिर्फ एक होगा क्योंकि एयर यहाँ पर है, सिर्फ एक ही होगा, ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स पर सरफेस टेंशन होगी। बाहर वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये थोड़ी ना है, क्योंकि इनके सराउंडिंग में भी वही मॉलिक्यूल है, ये थोड़ी ना लगाएगा, तो सिर्फ एक ही सरफेस होगी। तो इस केस में भी जो पी एक्सेस होता है दैट इज इक्वल टू निकल कर आता है 2T/R, क्योंकि एक ही सरफेस एक्सपोज हो रही है। ये बबल है कहां पर, लिक्विड के अंदर, एयर बबल बोलते हैं, इट इज एयर बबल। पी एक्सिस क्या है, अगेन पी एक्सिस इज व्हाट, पी एक्सिस इज पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। ड्रॉप के केस में पी आउटसाइड क्या होगा, ड्रॉप के केस में पी आउटसाइड होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। ड्रॉप के केस में पी आउटसाइड होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर अगर एयर बबल किसी डेप्थ पे है तो पी आउटसाइड क्या हो जाएगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, किसी डेप्थ पर अगर होगा तो इसके जस्ट बाहर, बबल के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर, तो जस्ट बाहर क्योंकि ड्रॉप तो एटमॉस्फेयर में होगी, पानी की बूंद तो एटमॉस्फेयर में होगी, तो जस्ट बाहर कौन सा है, एटमॉस्फेयर। लेकिन यहाँ कई बार ऐसी बात हो जाती है कि एयर बबल कहाँ पर है, एयर बबल लिक्विड सरफेस के बिल्कुल नजदीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्सेस प्रेशर को पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड में, आउटसाइड हो जाता है एटमॉस्फेयर वाला। लेकिन एयर बबल में एक थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर उसने बोल दिया कि किसी डेप्थ पर है, तो किसी डेप्थ पर है तो एयर बबल के जस्ट बाहर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर एटीएम प्लस रो जी एच हो जाता है। अगर ये बबल सरफेस के नजदीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आउटसाइड प्रेशर कितना ले सकते हो, पी एटीएम, ठीक। तो ये एयर बबल है, ये सोप बबल नहीं है। अगला है सोप बबल। सोप बबल अगेन होगा, ये सोप की झिल्ली है और ये है एयर और ये भी एयर, दोनों तरफ एटमॉस्फेयर। तो इस केस में जो पी एक्सिस होता है यहाँ होंगे दो सरफेस, इन दोनों में ये छोटा सा डाउट होता है, जो पिछला बबल था इस बबल में क्या अंतर है, वो एयर बबल था, एयर बबल हवा में नहीं होगा, एयर बबल का मतलब क्या हो गया, अंदर एयर और बाहर क्या है, लिक्विड की सरफेस होगी, तो वो किसी लिक्विड के अंदर ही होगा ऑब्वियस, हवा में थोड़ी ना एयर बबल बना लोगे, हवा में क्या बनेगा, सोप बबल। तो सोप बबल के केस में कितना होता है 4T/R। डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दें, वाटर ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, तो ड्रॉप्स के केस में कितना होता है 2T/R। या फिर बात किया जाए एयर बबल है, तो एयर बबल के केस में भी कितना होगा 2T/R। लेकिन सोप बबल है, सोप बबल, तो कितना होगा 4T/R। आ गया कंक्लूजन समझ में, ये कंक्लूजन है, बोलिए इसमें कोई डाउट हो। सोप बबल, सोप बबल जो होगा सोप से बनी हुई वो झिल्ली सी है, लेयर है, जिसके अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो दो सरफेस एक्सपोज। एयर बबल में नहीं होगा, एयर बबल तो किसी लिक्विड के अंदर है, जब लिक्विड के अंदर हो गया
ये लिक्विड से भरा हुआ, यहाँ बबल है, तो ऑब्वियस है भाई इसकी जो आउटर लेयर है वो थोड़ी ना एक्सपोज्ड हो रही है, वो किसी से एक्सपोज्ड नहीं हो रही, तो वहां सरफेस टेंशन नहीं होगी। अब एयर बबल अगर किसी डेप्थ पर है, तो आप जो पी एक्सिस लिख रहे हो, पी एक्सिस का मतलब क्या, बबल के अंदर और बबल के जस्ट बाहर। तो अगर वाटर ड्रॉप है तो जस्ट बाहर प्रेशर क्या होगा, वाटर ड्रॉप के केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सोप बबल है, सोप बबल के जस्ट बाहर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। और अगर एयर बबल है तो एयर बबल किसी डेप्थ पर होगा, एयर बबल किसी डेप्थ पर है अगर, तो फिर उसके जस्ट बाहर जब प्रेशर लिखा जाता है वो लिखा जाता है एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। वैसे एक्स्ट्रा ही बताया, इसमें कभी जरूरत हमें पड़ती नहीं है। तो बात की जाए तो सोप बबल हम जो वो बता रहे थे कि डिब्बी में आपने एक फ्रेम डुबोते हो, उसे फूंक मारते हो तो आपको सोप बबल दिखते हैं ना, वो जो छोटे छोटे उड़ते हुए, उनके केस में कितना प्रेशर होगा, 40 भैया। एयर बबल लिक्विड के अंदर है, अगर लिक्विड के अंदर बबल है तो ऑब्वियस सी बात है केवल एक ही सरफेस एक्सपोज हो रही होगी एयर के अंदर, एयर से, तो वहां लिखेंगे 2T/R। और अगर वाटर ड्रॉप है तो वाटर ड्रॉप के लिए भी कितना होगा एक्सेस प्रेशर, 2T/R। ठीक है, अब ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ये मैं बता देता हूँ, ये अलग हटके एक दो क्वेश्चन आते हैं, इनको देख लें फिर आप आगे के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोलता है, प्रूव दैट if two bubbles of radius r1 and r2 coalesce isothermally in vacuum, वैक्यूम में है। ठीक है, तो वैक्यूम में है तो दो बबल हैं, इनके अंदर एयर है, बाहर कुछ नहीं है, इनके अंदर एयर है, बाहर कुछ नहीं है, तो इसके अंदर कुछ एक नंबर ऑफ मोल्स होंगे n1 और इसके अंदर कुछ एक नंबर ऑफ मोल्स होंगे n2। ठीक, उसने बोला ये मिलकर जो नया बबल बनेगा उसके बारे में बात करें, तो हमने बोला जो नया बबल बना उसके नंबर ऑफ मोल्स मान लो n है। तो ये सिंपल सा आइसोथर्मली बात की है, थोड़ी सी थर्मल फिजिक्स लगानी होंगी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम। पहले एक बबल था उसके अंदर एयर होगी, बाहर एयर नहीं है, वैक्यूम है बाहर। ठीक है, बाहर क्या है, वैक्यूम। दूसरा बबल है, इसके अंदर भी कुछ एयर होगी, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। और फिर यहाँ पर जो नया बनेगा तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वो किसके बराबर होंगे, इसके बराबर। अब पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर टी से, आर टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया एनआरटी। अब थर्मल फिजिक्स की मदद से हम इसे लिख सकते हैं P1V1, इसे लिख सकते हैं P2V2 और इसे लिख सकते हो PV। ठीक है, अब जब इसे लिखना शुरू करते हो आप PV, तो देखें P कितना होगा, फिर से 2T/R, 2T/R। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 R1³ प्लस इसके लिए लिखोगे 2T/R, फिर लिखोगे 4/3 पाई R2³ और इसके लिए नए वाले के लिए लिखोगे 2T/R, नए वाले के लिए लिखोगे 2T/R इंटू 4/3 पाई पाई R³ R3 का क्यूब। अब ध्यान से देखो 2T हर जगह से कैंसिल होता हुआ चला जाएगा, सब कुछ कैंसिल होता हुआ चला जाएगा, यहाँ मिलेगा R1², यहाँ मिलेगा R2² और यहाँ मिलेगा बराबर में R3 का स्क्वायर। तो वो रिलेशन आपको दिखने लग जाता है जिसके बारे में बात करना चाह रहा है कि पहले वाले की रेडियस छोटी r1 है, दूसरे वाले की छोटी r2 है, मैंने बड़े r1 लेकर कर लिया है। ठीक है, तो फिर आप जब इसे रिलेशन देखते हो तो ये आ जाता है। अब जो बात है कि भाई, तो ये बबल है, तो एयर बबल की बात चल रही है कि एयर बबल जब वैक्यूम में होंगे, तो जब वैक्यूम में होंगे तो यहाँ इसके अंदर जो एयर होगी और इसके अंदर जो एयर होगी कोएलिस मतलब मिलकर कंबाइंड होकर एक नया बबल जब बनेगा, और उसने बोला आइसोथर्मली बना रहे हैं मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। तो आइसोथर्मली आया तो आपके दिमाग में आएगा थोड़ी बहुत थर्मल फिजिक्स यहाँ पर इस्तेमाल हो जानी चाहिए। थर्मल फिजिक्स कैसे, कि इसके अंदर जो एयर थी N1 मोल्स, इसके अंदर जो एयर थी उसके N2 मोल्स, दोनों मोल्स मिलकर टोटल कंबाइंड जब होंगे तो हमने वहां पढ़ा हुआ है N1 + N2 = N। अब थर्मल फिजिक्स लगाने के लिए हमने बोला क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेम है तो सबको RT से मल्टीप्लाई कर दिया। एनआरटी इसीलिए बनाया जिससे कि हम प्रेशर और वॉल्यूम तक पहुंचे। प्रेशर और वॉल्यूम तक आप पहुंचोगे
प्रेशर और वॉल्यूम तक आप पहुंचोगे तो P1 V1 P2 V2 इक्वल टू PV हमने लगा दिया, P3 V3 मान लेते हैं। फिर हमने वॉल्यूम को लिख दिया है, स्फेरिकल शेप है तो हमने वो लिख दिया। फिर आपने P1 P2 प्रेशर की जगह पे क्या लिख दिया, एक्सेस प्रेशर 2T/R 2T/R 2T/R। नोटेशन से कंफ्यूज ना हो, छोटा R1 लिखो या कैपिटल R1 लिखो एक ही बात है, छोटा R2 लिखो कैपिटल R2 लिखो एक ही बात है। और जो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन में जो R है उसका मतलब है कि बड़ा R3, ठीक है। तो नोटेशन से कंफ्यूज मत होइए, छोटा R1 R2 R इन सब नोटेशंस का मतलब क्या है कि भाई पहले वाले की रेडियस, दूसरे वाले की रेडियस, और फिर बात हो रही है तीसरे वाले की रेडियस जो नया बन रहा है, ठीक है। तो नोटेशंस को लेकर पूछते मत जाइए छोटा R था या बड़ा R हो गया, इस चीज में कंफ्यूज मत होइए। अल्टीमेटली समझिए हमने कंसेप्ट क्या लगाया है। एयर बबल है, सोप बबल है, कई लोग इसी में टकरो। अब आप कुछ भी मान लो, आप सोप बबल मान लो, सोप बबल मानोगे तो यहाँ 4T हो जाएगा, तो 4T कैंसिल हो जाएगा। अगर इतना डाउट हो ही रहा है तो आप 4T इमेजिन कर लीजिए। अगर आप सोप बबल, आपको लग रहा है सर एयर बबल ही क्यों मान रहे हो, सोप बबल क्यों नहीं मान रहे, सोप बबल मान लो। सोप बबल मानोगे तो यहाँ पर जो फैक्टर है ये फैक्टर क्या होते चले जाएंगे, 4T हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, रिलेशन तो यही निकल के आएगा ना। तो कंफ्यूज होने वाली मुझे कोई उसमें नीड नहीं लगती कि आप जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हैं कि एयर बबल कैसे मान लिया आपने, अपने आप बोला तो है नहीं। आप सोप बबल मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता तो स्पेसिफाई करना पड़ता कि भाई कि ऑब्वियस है तो यहाँ पर क्या आ जाता 4। तो फर्क कुछ नहीं है, एयर बबल लेकर कर लो या सोप बबल लेकर कर लो एक ही बात है, ठीक। क्योंकि सराउंडिंग में तो वैक्यूम ही रहना है, सराउंडिंग में वैक्यूम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो फिर से मैं बोल दूं, कंफ्यूज जिस बात के लिए होते रहते हैं बैठे बैठे कि भाई कि कब 2 लेना है, कब 2 का फैक्टर नहीं आएगा, तो वो सिंपल सी बात इतनी है, आप जिस भी बॉडी की स्टडी कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करिए, उसके सराउंडिंग में उसी के जैसे भाई बंधु हैं तो आप वहां पर 2 का फैक्टर मत लेना। और फिर भी एक बार डाउट आता है तो दोनों रखकर देख लेना यार, अगर आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो फिर सोचना कि यार क्या लेना होगा, सेम आ रहे हैं तो क्यों घबरा रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दोनों केस में सेम आएगा, ठीक। प्रेशर इसीलिए लिया क्योंकि बाहर वैक्यूम है तो सारा प्रेशर अंदर वाली और होगा, आउटसाइड प्रेशर इज 0। कईयों को ये भी डाउट होता है यहाँ पे P1 की जगह पे 2T/R कैसे लिख दिया आपने। तो आप अल्टीमेटली ऐसे समझ लीजिए भाई, अंदर से प्रेशर P इनसाइड और बाहर होता है P आउटसाइड। हमें लिखना है P इनसाइड, लेकिन P इनसाइड माइनस P नॉट जो होता है वो होता है P एक्सेस, और P नॉट यहाँ कितना है 0। तो यहाँ पर हमें जो P इन लिखना है, ये जो P1 P2 है ऑब्वियस सी बात है यहाँ P इनसाइड होंगे कि सर अंदर वाली एयर का प्रेशर लिखना था आपको, तो PV इक्वल टू NRT में जो P होता है वो तो एयर का प्रेशर होता है। मैंने कहा ठीक है, सही बात है। तो भाई ये जेन्युइन क्वेश्चन होता है, ये पूछ लो। अब कोई कह रहा है कि सर आप छोटा R क्यों ले रहे हो, कैपिटल R3 ये क्यों लिया, R1 छोटा R1 लेना था, इस तरीके के डाउट मत पूछा करो। कईयों को डाउट हो रहा सर आप बड़ा R1 लेकर सॉल्व कर लिए क्वेश्चन में तो छोटा R1 था, अरे छोटा R1 रख लो ना। इसमें यह है कि P1 P2 जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक डाउट आता है कि एनआरटी बराबर तो सर क्या होता है, पीवी होता है, जिसमें पी किसका प्रेशर होता है, जिस मोल्स की आप बात कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, अंदर वाली एयर का प्रेशर लेना चाहिए आपको, पी इनसाइड, केवल पी इनसाइड लिखना चाहिए। आप तो पी एक्सेस लिख रहे हो, इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि पी नॉट आउटसाइड प्रेशर कितना है 0, पी एक्सेस इज 2T/R, पी इन ये रहा, तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए एडिशनल बात हो गई, तो ये एक क्वेश्चन हुआ। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है जो थ्योरेटिकली होता है, देखें उसका भी डेरिवेशन होता है, ये कुछ इस तरीके से। अभी क्या हो रहे थे, दोनों बबल आके क्या हो जा रहे थे, दोनों बबल आके क्या हो जा रहे थे, मर्ज हो जा रहे थे, एक दूसरे से मिलकर एक कंप्लीट शेप बन जा रही थी। अभी क्या है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, मैं सिचुएशन बता देता हूँ। छोटा बबल है, एक बड़ा बबल है, दोनों पास पास आते गए, मिलकर एक बड़ा ड्रॉप नहीं बनाया है, बड़ा बबल नहीं बनाया है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में था वो नहीं है सिचुएशन। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर कि वो कह रहा है कि जैसे ही दोनों पास पास आते जाएंगे, जैसे ही दोनों पास पास आएंगे तो कुछ ऐसा बबल बनने लगा। तो ये बीच का जो सेक्शन है इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान दें फिर से, यहाँ बाहर क्या है PATM और अंदर क्या है P1, समझना। और यहाँ क्या है P2 और बाहर से तो अभी भी कितना रहेगा PATM, ठीक, समझे। तो अगर बात की जाए कि भाई ये है, इसकी रेडियस है, अब छोटा आ रहा है ना तो हम छोटा R ही ले लेते हैं, फिर ये भी डाउट आता है, और इसका है R2,
ठीक, अब ध्यान दें, जैसे ये दोनों यहाँ पर जो एयर है, इसके अंदर जो एयर है, समझिए यहाँ की जो एयर है, ये एयर कहीं नहीं जाने वाली। ठीक, अब जैसे ये पास पास आते जाएंगे, तो जैसे ही पास पास आएंगे तो यहाँ पर भी वही एयर है जो पहले से थी, और यहाँ पर भी वही एयर है जो पहले से थी। ठीक है, एक छोटा बबल और एक बड़ा बबल। अब ध्यान दें, ये पूछता है कि भाई ये जो शेप बनेगी, अब ध्यान दें ये ऐसे था ये वाला बबल, और ये वाला बबल ऐसे था। इमेजिन करिएगा सिचुएशन क्या है कि भाई छोटा वाला बबल कुछ ऐसे था और बड़ा वाला बबल कुछ ऐसे था। ये जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ से प्रेशर और यहाँ से प्रेशर, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनेगा। अब आप इसमें देख सकते हैं P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा, ये आपको बताना होगा। जैसे ये संपर्क में आएंगे, भाई कॉनकेव शेप किस तरफ बनेगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक ये बनता है कि भाई जैसे ये संपर्क में आएंगे, ये जो आपको कर्वी नजर आ रहा है ये फ्लैट हो जाएगा, या ये ऐसा रहेगा, या ये कॉन्वेक्स। कॉनकेव साइड किधर बनेगा, छोटे वाले की तरफ बनेगा, बड़े वाले की तरफ बनेगा। क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं। जैसे ये संपर्क में आएंगे, भाई यहाँ से इस तरफ कॉनकेव है और एक इसका कॉनकेव है, दोनों मिलकर फ्लैट हो जाएंगे, दोनों मिलकर ऐसे बनाएंगे, दोनों मिलकर ऐसे बनाएंगे। ऑल्दो बना हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो कॉनकेव शेप इस तरफ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2। अब जैसे ये संपर्क में आएंगे तो बीच का एटमोस्फेयर तो हट गया, अब आपस में क्या, यहाँ पर यहाँ की एयर और यहाँ की एयर, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, तो हमें पता है कि भाई एक्सेस प्रेशर जो होगा, एक्सेस प्रेशर जो होता है वो होता है 2T/R। किसी को डाउट हो रहा तो सोप बबल ही ले लो इस बार, चलो लो, किसी को ये भी डाउट आ जाएगा, सोप बबल तो 4T/R1। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर इज व्हाट, सोप बबल लेकर हम चल रहे हैं, तो हमने लिखा 4T/R। अब जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, एक्सेस प्रेशर वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो छोटा वाला है उसकी रेडियस कम है, तो उसके केस में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो P1 ज्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे, ये दोनों एयर इस झिल्ली पर जो लगाएगा प्रेशर, तो ऑब्वियस है P1 ज्यादा है, तो फिर कॉनकेव शेप भी किस तरफ बनेगी, P1 की तरफ। अब वो पूछ क्या रहा है, अब वो पूछ रहा है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो हमने बोला P एक्सेस क्या होता है 40 भैया, इसी को लेकर हम आगे बढ़े। हमने बोला P एक्सेस होता है उस झिल्ली के इधर उधर के प्रेशर डिफरेंस, तो हमने लिख दिया इसको P1 माइनस P2, और ये हो गया 40/R। P1 हमने लिखने की कोशिश करी, भाई P1 क्या था, तो P1 कैसे लिखोगे, तो P1 हम लिखेंगे भाई पहले वाले के अकॉर्डिंग, P1 माइनस P ATM इज इक्वल टू 4T/R1, पहले इनिशियल बिफोर मर्ज होने से पहले। और इस केस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, P2 माइनस PATM इक्वल टू 4T/R2। ये मर्ज होने से पहले के लिए लिखा है हमने एक्सेस प्रेशर, तो P1 माइनस PATM, P1 माइनस PATM, अब यहाँ रख लो आप। तो अब जब आप रखोगे तो आपको अपने आप दिखेगा, इधर से भी कंपेयर कर सकते हैं नॉन इक्वेशन को, देखो ध्यान से, PATM PATM, 4T 4T, तो R1 R2 को देखो ध्यान से, R1 छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी, यानी T1 ज्यादा है। इसको देखो R2, यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, इसमें R2 और इस वाले में केवल डिफरेंस किसका दिख रहा है, R1 का। R1 कम है, R1 कम है, तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ओवरऑल वैल्यू ज्यादा है यानी P1 क्या होगा, ज्यादा। इसी तरीके से यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर वैल्यू रख लो, तो P1 को जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, PATM प्लस 4T/R1, और इसे लिखोगे PATM प्लस 4T/R2, और ये 4T/R। PATM से PATM हटेगा, फिर बचेगा 4T/R1 माइनस 4T/R2 इक्वल टू 4T/R। 40 से 40 हटता चला जाएगा, R बराबर आ जाता है R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये कंक्लूजन है। कैसे आया, मैं फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ है, हमने देखे दो बबल। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले हमने देखा कि दो छोटे छोटे बबल हैं,
तो दो छोटे छोटे बबल हैं, तो उनके लिए हमने देखा कि भाई पी एक्सेस क्या होता है, पी एक्सेस होता है पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। तो जब छोटे छोटे अलग अलग बबल थे जब की बात करी, तो हमने बोला कि भाई पी एक्सेस तो कितना होगा 40/r। तो आप सेकंड वाले बबल के लिए लगाओगे तो कैसे लिखोगे, सेकंड वाले के अंदर का प्रेशर जो कि P2 है माइनस आउटसाइड प्रेशर जो कि P18 है बराबर होगा 40/r2। ये लिख लिया। पहले वाले बबल के लिए लिखोगे तो फिर से पी एक्सेस कितना होगा 40/r1। पी इनसाइड अंदर का प्रेशर कितना है P1 और आउटसाइड कितना होगा P18। तो ये लिख दिया। ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये पहले के लिए और ये दूसरे के लिए। ठीक है भाई, जब पहले और दूसरे के लिए इक्वेशन बन जाएंगी, फिर हमने कहा कि जब ये पास पास आने लगेंगे, जैसे ये पास पास आएंगे तो दोनों की जो सरफेस है ये संपर्क में आएंगी। दोनों की सरफेस संपर्क में आएंगी तो वो फ्लैट हो जाएगी संपर्क वाली सरफेस, या वो कर्व रहेगी। और अगर कर्व रहती है तो किस तरफ वो कॉनकेव रहेगी। तो किस तरफ कॉनकेव रहेगी, तो हमने देखा कि भाई अंदर वाली एयर का प्रेशर किसके लिए ज्यादा है, तो हमने बोला छोटे वाले के लिए ज्यादा होगा। क्यों होगा छोटे वाले के लिए ज्यादा, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया। हमने बोला इसको सेकंड वाले से देखो, पीएटीएम दोनों में सेम है, 40 दोनों में सेम है। यहाँ R1 छोटा है, R1 छोटा है तो P1 ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू P2। तो P1 ज्यादा है, तो जैसे ही संपर्क में आएंगे तो P1 वाली साइड क्या बनेगी, कॉनकेव। तो कॉनकेव बन गई। अब इस कॉनकेव का उसने क्या पूछा हुआ है, कॉनकेव का उसने क्या पूछा हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फिर से हमने लिखा इस कॉनकेव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहते हो तो इस कॉनकेव सरफेस पर, इस जरासी सरफेस पर एक्सेस प्रेशर देखो, इस जरासी सरफेस पर, इस जरासी सरफेस पर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, दोनों के इधर उधर के प्रेशर डिफरेंस, तो P1 और P2 का डिफरेंस। फिर P1 की जगह हमने पूरा लिखा है यहाँ से इधर से, और फिर P2 की जगह पूरा लिखा है, वैल्यू पुट करी, फाइनल आंसर ये आ जाता है। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है डेरिवेशन वाले हैं, प्रूफ वाले हैं, जो निकल कर आते हैं खुद ही कर दिए, क्योंकि आप कर नहीं पाते, इनमें थोड़ा हट के चीजें लगती हैं। तो इन दोनों में पिछला था कि अगर आइसोथर्मली दो बबल मिलते हैं तो नए बड़े बबल का नया बबल जो तैयार होगा उसकी रेडियस। यहाँ नया बबल तैयार नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हुआ है, बस जस्ट कांटेक्ट में आए हैं। जैसे ही कांटेक्ट में आए हैं तो जो उनके बीच में जो कर्व सरफेस है उसकी रेडियस क्या होगी वो निकालने की कोशिश हो रही है। दोनों फॉर्मूले याद रहे तो अच्छी बात है, सिचुएशन भी याद रहे तो और अच्छी बात है। ठीक है, जिसकी रेडियस कम होगी ऑब्वियस है उसके अंदर का प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। रेडियस कम तो अंदर का प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी इसको यहीं रोकेंगे। एक बार थ्योरी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखें। चलिए अभी इसकी थ्योरी पे ही फोकस करिए, फॉर्मूले वगैरह याद रखिए। नेक्स्ट में इसका सरफेस टेंशन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, आप उसमें पूछ लीजिएगा, होमवर्क वगैरह तब बता देंगे। चलिए अभी इसको यहीं रोकेंगे।